नमस्ते दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं रिवीजन टेस्ट पेपर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। जी हाँ, सही सुना है आपने, सीए इंटरमीडिएट आरटीपी नवंबर 2020 आपके सामने लेके आ रहा हूं। आईसीएआई ने जो आरटीपी इशू किया है नवंबर 20 के लिए, वो लेक्चर विथ ऑल सॉल्यूशन विथ डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस हम यहां लेके आ रहे हैं। जी हाँ, जिनके भी न्यू सिलेबस है या ओल्ड सिलेबस है, दिस लेक्चर इज सेम बिकॉज आरटीपी इज कॉमन फॉर बोथ दिस सिलेबस। ओके दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि विद इन अ मंथ आपके एग्जाम्स है, आप अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्टे पॉजिटिव और मस्त होके आनंद लीजिए पढ़ाई का। और बच्चों आइए सरकार, हम बात करते हैं। आरटीपी आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। इंटरमीडिएट न्यू एग्जामिनेशन या ओल्ड एग्जामिनेशन, ओल्ड सिलेबस को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आरटीपी सेम है। नवंबर 2020 सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपको जैसा पता है, जिनके भी एग्जाम्स नवंबर में हैं, उन सब के लिए अमेंडमेंट्स अप टू 30 अप्रैल 2020 आर रिलेवेंट। जो भी अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल 2020 तक एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, और वही उन्हीं अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स आपको दिए हैं। क्लियर? ये बॉक्सेस में समझाया हुआ है हमारे आईसीआई ने। आइए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। दिल थाम के बेटे का शानदार पॉइंट आ रहा है आपके सामने, ये है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, केस स्टडी के बेस पर इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है। हम अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिल थाम के देखिएगा। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड is a retail store of merchandise located in 25 states and or union territories in the country. ओके साहब, ये रिटेल स्टोर है और देश के 25 स्टेट्स में, 25 स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज में ये लोकेटेड है। ओके, फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड हैज लॉन्च्ड स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री। जी हाँ, आपने भी कई बार देखा होगा, कई सारे शोरूम्स पे आप गए होंगे, बाय वन गेट वन फ्री, बाय फोर गेट टू फ्री। क्लियर? इस तरह की स्कीम्स। और आपने साहब आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर जब पढ़ा होगा, उसमें एक सर्कुलर दिया था कि इस तरह की जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें बाय वन गेट वन फ्री या इस तरह का कोई भी स्कीम होता है, तो वो फ्री नहीं है जी, वो फ्री नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? बाय वन तो गेट वन फ्री। क्या आप दुकान पे जाके बोल सकते हो क्या, एक काम करो सर, भैया मेरे को ये बाय वन नहीं करना, आपको जो फ्री वाला गुड्स वो दे दो मेरे को। आप क्या कभी देगा? कोई दे तो मुझे भी बताना, मैं भी आऊंगा वहां पे। सर कभी नहीं। इट मीन्स आप एक गुड्स खरीदोगे तो दूसरा फ्री है। इट मीन्स क्या हुआ, उन्होंने एक प्राइस में दो गुड्स बेचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन ₹100 का है, अब एक पेन के साथ दूसरा पेन फ्री, तो आप ये समझिए कि कुछ फ्री नहीं है, वहां पे 100 रुपए में दो पेन आपको बेच रहे हैं। सिंपल सा पॉइंट ये है। तो ये फ्री सप्लाई के स्कोप में नहीं आता बेटा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है आगे। वापस से पढ़ लो लाइन को। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज। ओके, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए बताया इन्होंने, वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विथ परचेज ऑफ वन शर्ट। ओके, फॉर सेविंग कॉस्ट, अपना कॉस्ट बचाने के लिए, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली परचेजेस मर्चेंडाइज फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मर्चेंडाइज परचेज करते हैं साहब। ओके साहब, इन द मंथ ऑफ मई, इन ऑर्डर टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, अब इनको बताओ, मई महीने में लॉकडाउन था साहब, कहाँ एम्प्लॉय कॉस्ट बचा रहे हो? बेचारे एम्प्लॉय को सारा पैसा दो यार। ओके आइए आइए। इन द मंथ ऑफ मई, इन ऑर्डर टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड अ टेम्पो ट्रेवलर वर्थ ₹12 lakh with sitting capacity of 25 persons, इंक्लूडिंग ड्राइवर, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। जैसे ही टेम्पो ट्रेवलर, एक मोटर व्हीकल का नाम सुना होगा, जब इन्होंने परचेज किया इस टेम्पो ट्रेवलर को, तो माइंड में पॉइंट आएगा कि इस मोटर व्हीकल का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आपको पता है ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर ए ये बोलता है कि मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा कब? इफ दैट मोटर व्हीकल इज हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर, कितना? अप टू 13 पर्सन, 13 लोगों तक का
सीटिंग कैपेसिटी होता है उस व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है पे, तो कितना है 25% का, मतलब ये ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं है। और अगर ये मोटर व्हीकल इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम आता है तो यस इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यस ये एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस परचेज कर रहे हैं, टेम्पो ट्रेवलर परचेज कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक मिनी बस टाइप होती है टेम्पो ट्रेवलर, तो 25% की सीटिंग कैपेसिटी वाली बस है, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। देखते हैं भी आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। हमने तो जस्ट एक पॉइंट आया तो हमने रिमाइंड किया कि क्या इसके रिलेवेंट प्रोविजन था। आइए फर्दर, फॉर एंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ इट्स एम्प्लॉइज PTL Private Limited voluntarily obtained a health insurance cover of ₹2 lakhs। ओहो 2 लाख का इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लिया है अपने एम्प्लॉइज के लिए, फॉर ईच एम्प्लॉय इन द सेम मंथ। ओके, मई महीने में अपने एम्प्लॉय के लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लिया है हर एम्प्लॉय का 2 लाख रुपए तक का। द प्रीमियम ऑफ ₹1500 पर एम्प्लॉय हैज बीन पेड बाय द कंपनी फॉर 100 एम्प्लॉइज। साहब इन्होंने 1500 रुपए पर एम्प्लॉय पे किया है फॉर 100 एम्प्लॉय, मतलब 1500 इंटू 100 इतना टोटल इन्होंने प्रीमियम पे किया है फॉर देयर एम्प्लॉइज। पर ध्यान रखिए बेटा, आपको पता है अगर कोई पर्सन अपने एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो वो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में कवर है, ब्लॉक क्रेडिट में क्लॉज नंबर बी के अंदर, और वहां मना किया है साहब इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर किसी लॉ के प्रोविजन की वजह से अगर ये ऑब्लिगेटरी है, एसएससीपी ये ऑब्लिगेटरी है कि आपको अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम पे जो जीएसटी पे किया है उसका। पर सिंस यहाँ पे वर्ड क्लियरली लिखा है, देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ वर्ड क्लियर लिखा है इन्होंने वॉलंटरीली लिया है। जब हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन्होंने वॉलंटरीली ऑप्ट किया है जो किसी लॉ का ऑब्लिगेशन नहीं था इनके पर, तो ऐसे केस में उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के प्रीमियम पे जो जीएसटी पे किया होगा उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो जाएगा सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लोज बी में। ओके, पढ़ते हम आगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे देखते हैं। In the month of July, Mr. Raghav, a customer of the company, filed a lawsuit in the court, और अच्छा कोर्ट में केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द कंपनी फॉर नॉट सप्लाइंग द गुड्स ऑफ वैल्यू ₹1 लाख, 1 लाख का गुड सप्लाई नहीं किया, इसके अगेंस्ट मिस्टर राघव जो कंपनी का कस्टमर था उसने केस फाइल कर दिया। PTL प्राइवेट लिमिटेड engaged Mr. Ram, an advocate, to represent it in court for an agreed consideration of ₹25,000। इन्होंने क्या किया, मिस्टर राम को एक एडवोकेट की तरह अपॉइंट कर दिया साहब जो 25,000 रुपए फीस लेगा अपने से। ओके, और ध्यान है आपको लीगल फीस अगर आपने पे करी है लॉयर को, एडवोकेट को, याद आया बेटा आपको, ऐसे केस में जीएसटी लगता है अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, आया ना बच्चों, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर होता है जिसका, तो ऐसे केस में जीएसटी लगता है। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपिएंट है, मतलब हम जो एसएससी ये पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड, वही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर आरसीएम। ठीक है, देखते हैं हम ये सब पॉइंट को हम क्या क्लिक कर रहे हैं, सो दैट एंड में जाके हम ऐसा नहीं कि सारा प्रोविजन मिक्स हो जाए, धीरे धीरे हमको प्रोविजन एक एक पॉइंट पढ़ते हुए क्लियर करता जाना है कि इसका रिलेवेंस आएगा आगे। As per the terms of the contract, Mr. Ram issued an invoice on 5th of July. Okay, मिस्टर राम ने 5 जुलाई को बिल इशू किया। However, the consideration was not paid till February next year. 5 जुलाई को लॉयर ने, एडवोकेट ने बिल इशू कर दिया जिसका पेमेंट फरवरी तक इन्होंने नहीं किया, नेक्स्ट फरवरी जो आएगा उसमें तब तक नहीं किया। ओके साहब, देखते हैं। नोट, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। ओके साहब, जितने में अमाउंट बताया है वो सब विदाउट टैक्स है। ऑल दी ट्रांजेक्शन आर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है, अगर टैक्स लगेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा साहब। रेट ऑफ टैक्स आर सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। ओके, हाउएवर फॉर टेम्पो ट्रेवलर द रेट्स ऑफ टैक्सेस आर सीजीएसटी 14% एंड एसजीएसटी 14%। ओके, टेम्पो ट्रेवलर पे 28% टैक्स हो गया साहब। इन रिलेशन टू द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, रिलेवेंट प्रोविजंस को याद कर लिया। देखते हैं साहब क्वेश्चन क्या पूछते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़िएगा। इन रिलेशन टू द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन फ्री ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। बाय वन गेट वन में कौन सा स्टेटमेंट सब सही है देखना है अपने को। It will not be considered as supply at all since no consideration is involved in one of the item। बेटा इसने ऑप्शन 1 ने बोला है कि सिंस आपके 2 गुड्स दिए बाय वन गेट वन फ्री, तो दूसरा जो गुड्स था जो फ्री था, सिंस वो ये क्या बोलता है कि
एक गुड्स के लिए आपका कोई कंसिडरेशन नहीं था, इसलिए पूरा ट्रांजेक्शन ही सप्लाई ही नहीं है। अरे भाई गलत, सप्लाई है। और मैंने आपको बताया दो गुड्स सिंगल प्राइस में जा रही है, समझ लो बाय वन गेट वन फ्री है, तो दो गुड्स सिंगल प्राइस में बेच रहे हो, ये मान लीजिए आप। सेकंड, सप्लाई ऑफ आइटम्स फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017, while supply of other item supplied free of cost is not a supply। अरे भाई ये बोलता है जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया वो सप्लाई नहीं है, और जो फ्री दिया जो चार्जेबल है वो सप्लाई है। नहीं सर, दोनों ही सप्लाई के स्कोप में आएंगे, क्योंकि आपने दो पेन सप्लाई किए, एक कॉस्ट में ये मानेंगे, एक प्राइस। तो ये भी रॉन्ग है साहब। देखते हैं सी पॉइंट क्या बोलता है इसका। दीज आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई। ओके, दो अलग अलग सप्लाई किया है जिसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज के जो हम बता रहे थे। Since a single price is charged, the same will always be taxed as mixed supply। सर सेक्शन नंबर 8 में हमने पढ़ा है मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। पर सर सिंस सिंगल प्राइस इज चार्ज, तो इट इज ऑलवेज अ मिक्स सप्लाई, इट्स नॉट एसेंशियल, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, इसलिए सी आंसर भी सही नहीं लग रहा है। आइए डी की तरफ बढ़ते हैं हम। दीज आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई। ओके, here taxability will depend upon as to whether the supply is a composite supply or a mixed supply। बिल्कुल सही जवाब, डी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आप बन गए करोड़पति। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां आप 2 करोड़पति बन जाएंगे। माहौल होना चाहिए जबरदस्त वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 2, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ मई। मई महीने में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिलने वाला है? फर्स्ट, ऑन द परचेज ऑफ टेम्पो ट्रेवलर, एंड सेकंड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, assuming that all other conditions for availing input tax credit have been complied with। अब ये अज्यूम करना है कि all other conditions for availing ITC have been complied with, मतलब अदर कंडीशन पे आपको नहीं जाना है, ये मानना है कि सारी कंडीशन कंप्लीट थी इसकी। देखते हैं क्रेडिट किसका मिलता है। फर्स्ट, टेम्पो ट्रेवलर। सिंस टेम्पो ट्रेवलर की हम बात कर चुके हैं, सिंस वो 12 सीटर सिंस वो 25 सीटर है, क्लियर, और मोर देन 13 पैसेंजर्स वाला व्हीकल अगर होता है तो ऐसे केस में आईटीसी मिलता है भाई साहब। तो टेम्पो ट्रेवलर का तो क्रेडिट मिलेगा। तो एक बार टेम्पो ट्रेवलर का देख लेते हैं हम, और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात कर चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लोज बी के अंदर क्लियर लिख दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर किसी लो ने आप पे ऑब्लिगेशन डाला हुआ है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में किसी फैक्ट्री के लिए लॉ ने ऑब्लिगेटरी कर दिया कि आपको अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, और उस वजह से अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो ऐसे केस में input tax credit will be allowed, otherwise input tax credit will not be allowed, and in this case the company has voluntarily taken the health insurance of the employees, so no input tax credit shall be allowed in respect of health insurance premium paid। clear? so only thing is टेम्पो ट्रेवलर पे कितना जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। तो टेम्पो ट्रेवलर पे आपने कितना पेमेंट किया है परचेज पर? देखिए सर, टेम्पो ट्रेवलर परचेज किया इन्होंने वर्थ ₹12 लाख, और नीचे लिखा है ऑल फिगर्स आर विदाउट टैक्सेस, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। ओके, अब 12 लाख का आपने टेम्पो ट्रेवलर परचेज किया है। अब 12 लाख का अगर आप टेम्पो ट्रेवलर परचेज करते हो तो उस पर जीएसटी कितना पे किया होगा? सरकार जीएसटी की रेट है 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, और आपको पता है ऑल दी ट्रांजेक्शंस आर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस, इट मींस सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो सर 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 14%, 1,68,000 सीजीएसटी एंड 1,68,000 एसजीएसटी, इतना इसको आईटीसी मिलेगा। और एम्प्लॉइज के इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो इसने प्रीमियम पे किया उसका कोई जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आंसर आना चाहिए 168,000 सीजीएसटी, 168,000 एसजीएसटी, और सेकंड मतलब फर्स्ट जो था टेम्पो ट्रेवलर के लिए बेटा, इसके लिए 168 हो गया। सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस, इस पे 0 निल। क्लियर? सो आंसर कौन सा सही है? फर्स्ट में दोनों के लिए मना किया, गलत आंसर है। सेकंड है सीजीएसटी 168, एसजीएसटी 168, और इधर सीजीएसटी निल निल। बिल्कुल सही जवाब, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? माहौल जबरदस्त। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statements is true in respect of the services of advocate availed by the company? Okay,
एडवोकेट की सर्विसेज जो इन्होंने अवेल करी है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोलता है CGST 2250 एंड SGST 2250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेएबल बाय PTL प्राइवेट लिमिटेड। पहले तो हम अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि कितना अमाउंट इसको पे करना होगा। तो उसके लिए हम एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं वापस से। देखिए हमने एडवोकेट को फीस पे जो फाइनल हुआ है वो है 25,000। देखो PTL प्राइवेट लिमिटेड एंगेज्ड मिस्टर राम एज एन एडवोकेट to represent it in the court for an agreed consideration of rupees 25,000. Okay, as per the terms of the contract, Mr. Ram issued an invoice on 5th of July itself. However, consideration was not paid till February next year. Okay, बेटा आपको अगर पता हो तो लॉयर की सर्विसेज हमने बात कर ली है। अगर आप लेते हो, आप GST में रजिस्टर्ड हो साहब, तो ऐसे केस में आपको जो लीगल सर्विसेज आपने ली एडवोकेट की, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्स 9% दे रखा है बेटा, CGST SGST, ये देखिए 9% CGST 9% SGST, फिगर्स आर विदाउट टैक्सेस। तो 25,000 का 9% सर क्या आएगा 2250। तो 2250 CGST 2250 SGST, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है, CGST और SGST लगेगा वहां पे। तो 2250 CGST SGST आप रिवर्स चार्ज में पे करेंगे और उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा था आपका। ओके, बट पॉइंट कम्स, आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, पर इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, कंसिडरेशन वाज नॉट पेड टिल February नेक्स्ट ईयर। और आपको पता है, अगर आपने सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 ITC पढ़ते वक्त पढ़ा होगा, सेकंड प्रोवाइजो, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कोई भी इनवर्ट सप्लाई पे जिसका आपने ITC लिया है, उसके सप्लायर को अगर रेसिपिएंट ने, if the recipient has failed to make payment to the supplier within 180 days from the date of issue of invoice, 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं किया रेसिपिएंट ने सप्लायर को, तो जितना पेमेंट नहीं किया उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ता है रेसिपिएंट को। पर सिंस वहां पर एक एक्सेप्शन दिया है और वहां बोला है क्या, जिन सर्विसेज में, जिन सप्लाईज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल होता है, वहां तो रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और क्रेडिट लेगा, और वहां पे ये 180 दिन में पेमेंट करने वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। वहां लिखा है क्लियरली, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो में ये क्लियर लिखा हुआ है कि restriction of making payment within 180 days is not applicable in case wherever recipient is liable to pay tax to the government directly under RCM reverse charge mechanism में अगर रेसिपिएंट लायबल है तो यहाँ पे ये 180 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है कि फरवरी तक इसने पेमेंट नहीं किया है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाली इनवर्ट सप्लाई है, उस पर टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, उसका क्रेडिट लीजिए सेम मंथ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेमेंट नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा। हम पढ़ते स्टेटमेंट्स, क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ एडवोकेट्स अवेल्ड बाय द कंपनी। ओके, फर्स्ट बोलता है CGST 2250 एंड SGST 2250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेएबल बाय PTL प्राइवेट लिमिटेड। ओके साहब, ये तो सही बोलता है। ITC अवेल्ड देयरऑन इज टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी with interest as consideration along with tax is not paid within 180 days of the issuance of invoice। साहब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि RCM वाले केस में ये स्टेटमेंट, ये 180 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। बी मतलब ए तो गलत हो गया साहब। अपने से पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो बच्चों, एग्जाम्स के अंदर बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लेता है एग्जाम कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, तो कई बार गलती भी देती है एग्जाम में। यहां पूछा है इनमें ट्रू कौन सा है, तो ये तो भाई साहब झूठ बोलता है, ये ट्रू नहीं है। बी बोलता है CGST 2250 एंड SGST 2250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेएबल बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम तो लॉयर था बेटा। नहीं साहब, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं सब अपने को, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में PTL खुद लायबल होगा। सी बोलता है CGST 2250 एंड SGST 2250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेएबल बाय PTL प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अलोंग विद इंटरेस्ट अलोंग विद टैक्स विद इन 180 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ इनवॉइस डज नॉट अप्लाई इन द गिवन केस। माहौल बिल्कुल सही जवाब। डी देख लो साहब, CGST एंड SGST 2250 ईच ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेएबल बाय मिस्टर राम। राम तो सप्लायर था, लॉयर था, एडवोकेट था,
उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो रिवर्स लगता है साहब, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अल्टीमेटली सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? डन। मतलब अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो देखो क्वेश्चंस अपने आप बहुत इजीली सोल्व होते हैं, भले वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो या केस अभी क्वेश्चन क्यों। ओके बेटा माहौल, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, देखते हैं आईसीए ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। आओ बच्चों, मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, जनवरी मंथ से इसने इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू किया है। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज रुपीज 12,50,000। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज रुपीज 12,50,000। 12,50,000 इसका टर्नओवर था मार्च मंथ तक। जनवरी में शुरू किया काम इसने। ऑन 30th June his turnover exceeded rupees 20 lakh and reached to 20,05,000. Okay. Mr. Kumar applied for GST registration as a regular taxpayer, not a composition taxpayer, as a regular taxpayer on 15th of July. देखो बेटा 30 जून को इसका टर्नओवर क्रॉस हो गया। एंड आपको पता है कि जब भी एसएससी का थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस होता है, उसके 30 डेज में उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। क्लियर है? इस पर सेक्शन में 25। और जी हाँ, उसने अप्लाई कर दिया था कब? 15th of July को, मतलब विद इन 30 डेज उसने अप्लाई कर दिया। एंड रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड टू हिम ऑन 25th of July। ठीक है साहब। ऑन 16th July he entered into a contract for designing the flat of Mr. Shyam. The service was completed on 22nd of July. Okay. Mr. Kumar issued the invoice on the same day for rupees 6 lakh. Okay, 6 लाख का बिल इशू कर दिया साहब। On 5th of July, Mr. Kumar purchased, देखो बेटा ये बात चल रही जुलाई मंथ की, 16th of July को। ओके, उसका टर्नओवर जो क्रॉस हुआ था वो 30 जून को क्रॉस हुआ था। उसने 15 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। अब 16 जुलाई को जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उसके नेक्स्ट डे उसने क्या किया? श्याम भाई का बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया। सर्विस 22 जुलाई को कंप्लीट हो गई और उसने सेम डे मतलब 22 जुलाई को ही बिल रेज कर दिया 6 लाख रुपए का। ओके, ऑन 5th of July, 5 जुलाई को, 30 जून को वो लायबल टू रजिस्टर था और विद इन 30 डेज उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब जिस दिन उसने, ध्यान दीजिए बेटा, भले ही 15 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, पर सिंस 30 जून को जब वो लायबल टू रजिस्टर हुआ, क्लियर, उस दिन से ही उसको टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा, क्योंकि द डे व्हेन ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर, दैट डे ही बिकेम टैक्सेबल पर्सन, टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी उस पर। सेकंड थिंग, अगर विद इन 30 डेज आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, तो इस पर सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए, साहब वहां लिखा है क्या सर, जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा क्रेडिट मिल जाएगा, ये सब बातें आएगी बेटा, पर उसको 30 जून से ही रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा और 30 जून से ही वो एलिजिबल हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी बेटा। ओके, देखो ध्यान से, ऑन 5th जुलाई मिस्टर कुमार परचेज्ड, अच्छा ध्यान रखना मेन बात यहाँ पे 30 दिन के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, इसलिए वो 30 जून से ही एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी। 5th जुलाई, ऑन 5th जुलाई मिस्टर कुमार परचेज्ड कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4,50,000। ओके, 4,50,000 का उसने कैपिटल गुड्स परचेज किया 5 जुलाई को। एंड फ्रॉम 25th जुलाई टू 31st जुलाई he availed services amounting to rupees 1,75,000 for the purposes of completing his services। उसने 4,50,000 का कैपिटल गुड्स परचेज किया और 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में उसने 1,75,000 की सर्विसेज भी अवेल करी। बेटा ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी? क्योंकि 30 जून को वो लायबल टू रजिस्टर हो गया था, विद इन 30 डेज उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब भले ही सर्टिफिकेट उसको 25 जुलाई को मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 जून के बाद वाली परचेज का सबका उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कैपिटल गुड्स जो परचेज किया, इनपुट सर्विसेज जो उसने परचेज करी, इन सब का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा, कोई लोड नहीं है। ऑन 1st of August, okay, Mr. Kumar got another contract for interior designing from Mr. Ram, okay, which he accepted on 2nd of August. Okay, कभी श्याम श्याम क्या श्याम, कभी राम राम राम। ओके, माहौल साहब ये तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, पर फीस जरूर चार्ज कर रहा है, माहौल है सर। ऑन 1st of August मिस्टर कुमार गॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम मिस्टर राम, विच ही एक्सेप्टेड ऑन 2nd of August। ठीक है साहब,
2 अगस्त को उसने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को। द सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 6 अगस्त एंड इनवॉइस वाज इश्यूड ऑन 7 अगस्त फॉर ₹5 lakhs। ओके, तब इनवॉइस उसने 7 तारीख को इश्यू कर दिया। पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 29 अगस्त। भगवान राम ने पेमेंट सबका कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर, बस नोट ऑल वैल्यूज आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस ऑफ वैल्यूज अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन। ठीक है, अगर लिख दिया तो बात अलग होगी, वैसे कि लिखा नहीं है, सब जगह विदाउट टैक्सेस वैल्यू है। मिस्टर कुमार मेक्स ओनली इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रा स्टेट ही आउटवर्ड सप्लाई करता है। एंड ऑल परचेजेस आर ऑल्सो इंट्रा स्टेट, परचेज भी इंट्रा स्टेट है, मतलब सब काम CGST और SGST वाला ही है। रेट्स ऑफ टैक्सेस आर CGST 9%, SGST 9%। इन रिलेशन टू दी अबाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ये जो इन्फॉर्मेशन दी उसकी बेस पे हमको आंसर देना है, बिल्कुल देंगे और बनेंगे हम करोड़पति साहब। इन रिलेशन टू दी अबाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मिस्टर कुमार इज, इसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? बच्चों आपको पता है, अभी अभी हमने बात करी कि अगर कोई एसएससी जिस दिन लायबल टू रजिस्टर होता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है, तो ऐसे केस में जिस दिन वो लायबल टू रजिस्टर था उस दिन ही मान लेते हैं कि वही दिन वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था। ऑल्दो 15 जुलाई को अप्लाई किया, 25 जुलाई को इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, पर 30 जून को इनको लायबल टू रजिस्टर था, उसके 30 दिन में उसने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 30 जून ही मानी जाएगी इज द डेट ऑन विच he was effectively registered। तो effective date of registration for Mr. Kumar is 30th June only। very good। आइए सेकेंड क्वेश्चन, Mr. Shyam can issue a revised tax invoice till। okay, अब ये revised tax invoice कब तक इश्यू कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। बेटा आपको पता है इनवॉइस चैप्टर में, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हो गए, जैसे इस क्वेश्चन में 30 जून को आप लायबल टू रजिस्टर हुए, हो गया ना बेटा? अब 30 जून को आप लायबल टू रजिस्टर हुए, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 15 जुलाई को, अब सर्टिफिकेट मिला 25 जुलाई को। अब जब तक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं आएगा तब तक आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। अब GST रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं होगा तो हाउ विल यू इश्यू टैक्स इनवॉइस? पर टैक्स तो आपको कस्टमर से लेना ही पड़ेगा बेटा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या ऑप्शन दिया कि 25 जुलाई तक आप एक नॉर्मल इनवॉइस इश्यू करिए। पर जैसे ही 25 जुलाई मतलब जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर यू कैन इश्यू रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ वो सारी सप्लाईज जो 30 जून से लेकर 25 जुलाई के बीच में आपने करी है। क्योंकि 30 जून से आप पर टैक्स की लायबिलिटी तो आ जाएगी, बट यू कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस जब तक आपके पास GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। तो साहब 30 जून से 25 जुलाई तक आपको टैक्स पे तो करना है, पर साहब आप टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे आप? 30 जून से लेकर 25 जुलाई तक नॉर्मल इनवॉइस इश्यू करेंगे और 25 जुलाई से 1 महीने के अंदर आप कभी भी इन सारे इनवॉइसेस का रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। तो सर हमसे क्वेश्चन पूछा है मिस्टर श्याम कैन इश्यू रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस टिल, तो 25 जुलाई से 1 महीना 25 अगस्त 25 अगस्त तक आप रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लियर बच्चों, माहौल समझ में आया पॉइंट? मैं आपके सामने सारे प्रोविजंस भी रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपको प्रोविजंस भी अच्छे से याद हो जाए, वापस रिवाइज हो जाए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत। आइए बच्चों, अच्छा ध्यान रखना, कई सारी जगह 30 दिन लिखा होता है, टाइम लिमिट 30 दिन। जैसे रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर थे उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस में लोगों ने आपको 1 मंथ का टाइम दिया है ना बेटा, ध्यान रखना। तो कहीं पे 30 दिन है, कहीं पे 1 मंथ है। एंड यस, 1 मंथ इक्वल टू नॉट ओनली 30 days, 1 month may be of 28 days, 1 month may be of 29 days, 1 month may be of 30 days and 1 month may be of 31 days। तो मंथ चलता है डेट टू डेट, पर दिन अगर कहीं लिखे 30 दिन तो आपको एक एक दिन काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 मंथ लिखा है इसलिए 25 अगस्त इज द डेट till which you can issue revised tax invoice। क्लियर? डन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। नाउ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज, इनको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, उसके लिए हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखते हैं, हम जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं, कितना ITC मिलेगा भाई को। देखो इन्होंने बोला है 30 जून को इसका टर्नओवर क्रॉस हुआ है,
क्लियर। 25 को इसको सर्टिफिकेट मिल गया है, 15 जुलाई को इसने अप्लाई किया है। देखो यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है ऑन 5th ऑफ जुलाई, अच्छा 30 जून को वो इफेक्टिवली रजिस्टर्ड हो गया ये मान लिया है, तो 30 जून के बाद जो भी परचेस करेगा उसका क्रेडिट मिलेगा। अब इन्होंने बोला है जुलाई मंथ में कितना क्रेडिट मिलेगा वो देखना है, जुलाई मंथ में कितना आईटीसी मिलेगा। तो 5 जुलाई को मिस्टर कुमार ने कैपिटल गुड्स परचेज किया है 4,50,000 का, मिलेगा सब इसका क्रेडिट। फिर 25 जुलाई से 31 जुलाई तक सर्विसेज अवेल करी है 1,75,000 की टू कंप्लीट इट्स ओन सर्विसेज। तो ये इनपुट सर्विसेज हो गई इसके लिए। आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने इनपुट सर्विस ली है। यस, बिजनेस के लिए इसका भी आईटीसी मिलेगा। ओके बेटा, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो अगस्त मंथ की दे रखी बेटा। ओके, परचेजेस इसके इंट्रास्टेड बेटा सारे आईटीसी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिलेगा, और गुड्स या सर्विस हो सब पे रेट ऑफ टैक्स 9% दे रखा है। तो 4,50,000 का तो कैपिटल गुड्स है, तो आप कैलकुलेशन करिए बेटा, कैलकुलेटर लीजिए। 4,50,000, आप एक काम करो, सिंस रेट ऑफ टैक्स दोनों पे सेम है, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, और आपको पता है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट जैसे ही परचेज किया आप आईटीसी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4,50,000 प्लस 1,75,000 टोटल आया 6,25,000 का परचेज किया कैपिटल गुड्स प्लस इनपुट सर्विस मिला के, मल्टीप्लाई बाय 9% कर दीजिए बेटा, तो 56,250 आ रहा होगा। ये सीजीएसटी का अमाउंट है, और इतना ही क्या होगा एसजीएसटी का अमाउंट। तो सर एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज CGST 56,250 एंड SGST भी ऑब्वियसली 56,250। अरे क्लियर, डन, सबका क्रेडिट मिलेगा इसको। ओके बेटा, 30 जून के बाद जो भी परचेस करेगा सबका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि इसने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, तो जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 30 जून हो गई है, और 30 जून के बाद से ये रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा, और रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस परचेस करता है सबका आईटीसी मिलता है। क्लियर, बहुत अच्छा। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द टाइम ऑफ सप्लाई निकलना बेटा। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम इज, अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम। देखिए बेटा डेट्स दे रखी होगी क्वेश्चन में, देखिए ये रहा, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये मिस्टर श्याम। वैसे तो श्याम हो राम हो, नाम अलग अलग है, भगवान तो एक है। हो गया, पका दिया मैंने। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है मिस्टर राम को जो सर्विसेज दी उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। ऑन 1st August मिस्टर कुमार गोट another contract for interior designing from Mr. Ram, which he accepted on 2nd August. The services was completed on, the services was completed on 6th August. Complete कब हुई है 6 अगस्त को. Invoice was issued on 7th August, okay, and payment was received on 29th of August. और आपको पता है सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 ये सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जिस दिन सर्विसेज कंप्लीट हुई है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर इनवॉइस इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आप देखो क्या कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर बिल इश्यू कर दिया है क्या? जी हाँ, सर्विसेज कंप्लीट हुई है 6 अगस्त को और बिल इश्यू किया कब? 7 अगस्त को, मतलब अगले दिन बिल इश्यू कर दिया। इसका मतलब जिस दिन सर्विसेज कंप्लीट हुई उसके 30 दिन में अगर बिल इश्यू कर दिया तो जिस दिन बिल इश्यू किया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ 7th August is the date on which invoice is issued and 29th of August is the date on which payment is received. So 7th August or 29th August whichever is earlier. So obviously 7th of August is the date on which time of supply will be there. Okay बेटा, तो देखिए आंसर आएगा A 7th of August. Time of supply of services provided by Mr. Kumar to Mr. Ram will be 7th August. Okay बेटा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किस दिन आया, आपने किस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया वो तो कंसिडर ही नहीं करना है, आपने सर्विसेज कंप्लीट कब करी है उससे मतलब है। ओके बेटा, डन। आइए ओके 5th क्वेश्चन भी है साहब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में। देखो बच्चों, इफ इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर रेगुलर स्कीम मिस्टर कुमार ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A मतलब कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर Section number 10 subsection 2A of the CGST Act, the tax liability for the month of July will be। बेटा अगर इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ली होती जो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A में दे रखी है, याद आया बेटा,
50 लाख या उससे कम टर्नओवर अगर है प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर में जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। और अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है तो ऐसे केस में 3% CGST, 3% SGST ऑफ टोटल टर्नओवर, इररेस्पेक्टिव कि भले वो सर्विस एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल हो, आपको 3% ऑफ टोटल टर्नओवर आपको पे करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो देखते हैं जुलाई मंथ का लायबिलिटी इसने पूछा है, तो जुलाई मंथ का इसका टर्नओवर कितना था वो देखते हैं हम। देखिए यहां पे तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 30 जून को इसका टर्नओवर क्रॉस हुआ और 20,05,000 हो गया। सर्विसेज कितनी दी जुलाई में वो यहां नहीं दी है। नेक्स्ट पैरा है जहां पे जुलाई मंथ की बात करिए, नेक्स्ट इस पैराग्राफ में तो अगस्त मंथ की बात है, तो यहां पे इस पैरा में आपका आंसर छुपा है। ऑन 16 जुलाई आपको टर्नओवर निकालना है। ऑन 16 जुलाई ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग द फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम। द सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 22 जुलाई। Mr. Kumar issued invoice on same day for rupees 6 lakh. 6 लाख का बिल इशू किया। On 5th July, Mr. Kumar purchased capital goods for rupees 4.5. सर्विसेज ली, उसे कोई मतलब नहीं साहब। मतलब कुल मिला के जुलाई मंथ का उसका टर्नओवर था बेटा कितना, 6 लाख रुपए। नेक्स्ट मंथ में तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगस्त का दे रखा है, तो जुलाई मंथ का टर्नओवर 6 लाख रुपए, और आपको पता है 6 लाख का 3% 18,000 CGST एंड 18,000 SGST विल बी द लायबिलिटी। सरकार देखो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 ने पूछा है कितना उसका लायबिलिटी होता है जुलाई मंथ का, तो जुलाई मंथ में 18,000 CGST, 18,000 SGST इज द लायबिलिटी एंड दैट वे सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, डन। तो आपने देखा हो केस स्टडी बेस MCQ हो या कैसा भी MCQ, बच्चों मैं बार बार आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार बच्चे डरते हैं कि केस MCQ आएंगे तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ाई करी है और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आपने पढ़ा हर टॉपिक को, तो क्वेश्चंस आराम से सोल्व होते बेटा। माहौल आइए, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा अगले क्वेश्चंस देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, अब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ना, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो खत्म हो गया दोनों, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, Z Limited sold goods to Y Limited. Z Limited sold goods to Y Limited for rupees 2,55,000. ओके, अभी और बड़ा देखिए, ओके और क्लियर विजिबिलिटी आएगी आपकी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, Z Limited sold goods to Y Limited for rupees 2,55,000 and charged GST at the rate of 18%. Okay. However, owing to some defect in the goods, कुछ defect था goods में, Y Limited returned the goods by issuing debit note of rupees 40,000 in the same month. 40,000 को उन्होंने डेबिट नोट भेज दिया और गुड्स रिटर्न कर दिया सब डिफेक्टिव जो थे उनको। Z Limited records the return of goods by issuing a credit note of 40,000 plus GST in the same month. Okay, in this situation, GST liability of Z Limited for the month of May will be, बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मई महीने में इसने क्या किया, 2,55,000 के गुड्स बेचे और उस पर 18% GST और चार्ज किया। और आपको पता है अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव होता है और अगर रेसिपिएंट जो कस्टमर होता है वो गुड्स को अगर रिटर्न कर देता है, तो सप्लायर उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा, मतलब उसके बिल को कम कर देगा। क्रेडिट नोट देखो बिल रिवाइज नहीं होता है, तो बिल का वैल्यू कम करने के लिए उस बिल से लिंक करके क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं और उस क्रेडिट नोट के अंदर उस इनवॉइस का नंबर लिखा जाता है कि साहब वो इनवॉइस नंबर ये था जिसमें 2,55,000 का बिल ओरिजिनली था आपका और आपने 40,000 का 40,000 का क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। देखो इसने लिखा है Z records the return of goods by issuing a credit note of rupees 40,000 plus GST in the same month. तो साहब सेम मंथ में इसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। इन दिस सिचुएशन GST लायबिलिटी ऑफ Z Limited फॉर द मंथ ऑफ मई विल बी, साहब मई महीने की लायबिलिटी कितनी होगी, देखो मई महीने में 2,55,000 का सेल किया प्लस उस पर GST लगाया, 40,000 का रिटर्न हो गया गुड्स, उसके लिए क्रेडिट नोट इशू कर दिया और आपको पता है क्रेडिट नोट इशू करने पे GST की लायबिलिटी कम हो जाती है। तो सर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए कि 2,55,000 2,55,000 इंटू 18%, देखो कितना आता है, कितना है साहब 45,900, ये आपकी लायबिलिटी आई है। 45,900 ये आपकी लायबिलिटी आई होगी ओरिजिनली जब आपने गुड्स बेचा होगा था। फिर जब रिटर्न किया होगा
तो क्रेडिट नोट इश्यू किया, क्रेडिट नोट इश्यू करने पे जीएसटी की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो 40,000 का आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है, मल्टीप्लाई बाय 18%, इतना आपका जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो देखो बच्चों 40,000 इंटू 18%, 7,200, 7,200, इतना लायबिलिटी कम हो जाएगा। जिस महीने में आप क्रेडिट नोट इश्यू करते हो उसी महीने में लायबिलिटी कम होती है। सिंस आपने सेम मंथ में ही सेल किया और सेम मंथ में ही क्रेडिट नोट इश्यू किया तो उसी महीने में लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो लेस करिए 45,900 में से 7,200, तो नेट आपको 38,700 ही पेबल होगा इन द मंथ ऑफ मई। क्लियर? समझा मेरी बात बेटा? ओके, तो देखिए 38,700 बी इज द करेक्ट आंसर। और सर दिस इज हाउ मिस्टर जेड की जेड लिमिटेड की लाइब्रेरी निकलेगी। अच्छा, आप चाहे तो सिंस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे आंसर्स का डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं चाहते, वो डायरेक्ट आंसर चाहते हैं। तो आप अगर चाहे तो एक शॉर्टकट भी मार सकते थे इसके अंदर, पर हाँ शॉर्टकट नॉर्मली हम पढ़ाते नहीं, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली क्या करना चाहिए बेटा आपको। नॉर्मली आप क्या कर सकते थे इसके अंदर, देखो 255 का उसने सेलिंग इनवॉइस इश्यू किया होगा, क्लियर? क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया 40,000 का बेटा, 40,000 का। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते थे भाई 255,000 का आपने सेल किया है ना, माइनस 40,000 रिटर्न हो गया बेटा 2,15,000। तो 2,15,000 पे आपको नेट टैक्स पे करना है भाई। 255 का सेल किया, 40,000 का रिटर्न हो गया, तो नेट कितने पे करना है 18%, तो 38,700 वैसे ही आएगा आंसर, हाँ है ना। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आप लोग कोशिश करिएगा कि शॉर्टकट नहीं मारे, उससे क्या कई बार एरर होने के चांस होते हैं। यहाँ पे एरर फ्री काम होगा अगर आपने डिटेल में सोच के आंसर दिया है तो। क्लियर? डन। सरकार आइए, सी एंड कंपनी a registered supplier in Delhi, okay, opted for composition levy under subsections 1 and subsection 2 of section 10 of the CGST Act। मतलब 1 करोड़ 50 लाख का जो कंपोजिशन स्कीम है वो इन्होंने लिया है। It sold goods in the fourth quarter of a financial year for rupees 15 lakh exclusive of GST। इसने 15 लाख में माल बेचा है साहब, फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, द एप्लीकेबल GST rate on these goods is 12%। ओके, इन गुड्स पे रेट ऑफ जीएसटी वैसे 12%, पर इसने सिंस कंपोजिशन स्कीम लिया है तो 1% टैक्स पे करना होता है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। देखते हैं बात क्या करना। सी एंड कंपनी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली। ओके, सप्लायर खुद भी दिल्ली में था, जिससे परचेज किया है इसने, ये खुद भी दिल्ली में, रमेश एंड कंपनी, for rupees 955,000 on which Ramesh and company had charged CGST of 57,300 and SGST of 57,300. C and company had also purchased capital goods from E and company registered in Haryana। हरियाणा से इसने कैपिटल गुड्स परचेज किया है for rupees 246,000 on which E and company has charged IGST obviously, क्योंकि अच्छा आप ध्यान रखिएगा इंटरस्टेट परचेज कर सकता है कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन, पर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है। तो इंटरस्टेट परचेज किया कोई दिक्कत नहीं है। और रुपीज 29,520 इसने आईजीएसटी पे किया है। जीएसटी लायबिलिटी ऑफ सी एंड कंपनी फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज, बेटा जो इंफॉर्मेशन इसने दे रखी है वो कोई काम की नहीं है, काम केवल क्वेश्चन घुमाया है इसने सिंपल सा। सिंस इसने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है तो सिंपल जो इसका 15 लाख का टर्नओवर था उसका 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। देखो बच्चों 15 लाख का 0.5% कितना होता है 7,500। अरे हाँ है ना बेटा, 7,500 सीजीएसटी की लायबिलिटी आएगी और फिर 7,500 एसजीएसटी की लायबिलिटी आएगी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और इसने परचेज किया, उस पर जीएसटी इतना पे किया, उससे कोई मतलब नहीं। सेल जो जिन गुड्स का सेल किया उस पर रेट 12% दे रखा है, कोई मतलब ही नहीं है बेटा। देखिए आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आप नहीं घूमेंगे, और बहुत इजी और बहुत जल्दी आपके आंसर आएंगे। ओके, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मिस्टर रघु अवेल्स सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट राजा ही होते हैं, और यस एक दिन आप भी राजा होंगे और आपके सिग्नेचर पे पूरा देश विश्वास करेगा। भारत माता की जय। आइए सरकार, मिस्टर रघु अवेल्स सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अंडर। ओके, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट 55,000,
टैक्स ऑडिट एंड एनुअल फाइलिंग 10,000 ईच, सॉरी 10,000 रुपीज दोनों मिला के। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघुज वाइफ, ओके, मिस्टर रघु ने अपनी वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाई और उसके लिए उसने 5,000 भी चार्ज किया मिस्टर राजा ने, ओके। ये पर्सनल एक्सपेंस है बेटा। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस and the applicable rate of GST on these services is 18%, okay. The accountant of Mr. Raghu has booked the entire expenses of rupees 70,000 plus GST in the books of account. Mr. Raghu is eligible to take input tax credit off. बेटा इसने पूरा 70,000 का जो खर्चा था, देखो साहब 70,000 कैसा है, 55,000 plus 10,000 plus 5,000, टोटल 70,000। इसने क्या किया, इनके अकाउंटेंट ने, भाई साहब ने पूरे 70,000 का खर्चा बुक किया और उस पर जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी ले लिया, जबकि भाभी जी का जो जीएसटी इन्होंने पे, मतलब भाभी जी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो फी इन्होंने पे करी उस पर जो जीएसटी पे किया है 300 पर्सनल एक्सपेंस था, वो इनके बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था, इसलिए उस पर जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। पर हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिट कराई, टैक्स ऑडिट एनुअल रिटर्न फाइल करवाया, यस, उस पर जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिलेगा। मतलब मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी ऑफ कितना, तो साहब 65,000 जो इसका एक्सपेंस आ रहा है, इसके लिए जो बिजनेस का एक्सपेंस है उस पे 18% जीएसटी, 11,700 इतना ही उसको आईटीसी मिलेगा, इससे एक्सेस उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। इन भाई साहब ने पूरे 70,000 प्लस जीएसटी का आईटीसी लिया, वो नहीं साहब, एलिजिबल आईटीसी केवल 11,700 ही होगा, ओके डन। ओके सरकार, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। टीटी प्राइवेट लिमिटेड, टीटी प्राइवेट लिमिटेड सुनना, रजिस्टर्ड इन राजस्थान, ओके, फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून, जून मंथ की इंफॉर्मेशन दी साहब इसने, ठीक है साहब। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 1,25,000 टू जेजे एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन हरियाणा, ओके। इसने इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स किया है 1,25,000 का टू जेजे एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब फॉर रुपीज 40,000। इंट्रा स्टेट परचेज of goods from RR traders registered in Rajasthan for rupees 65,000. The applicable rate of GST is 18%. All the above amounts are exclusive of GST taxes wherever applicable. GST liability payable in cash is okay. आपको निकालना है कि कितना इसको liability पे करना है in cash. ओके बेटा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं इसकी liability कितनी थी और कितना आईटीसी इसके पास था। ओके आइए सरकार हम यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। देखो बेटा, इसने इंटर स्टेट सेल किया है, क्लियर। इंटर स्टेट सेल पर इसको लायबिलिटी आएगी। अब लायबिलिटी किसकी आएगी सब, इसको आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी। अब लायबिलिटी है आईजीएसटी की, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लेवी होता है। अब इन्होंने इंटर स्टेट सेल कितने का किया है, 1,25,000 का। अब 1,25,000 का इन्होंने सेल किया इंटर स्टेट, रेट ऑफ जीएसटी 18% है सारे सप्लाई पर, तो 1,25,000 इंटू 18%, देखो बेटा कितना आ रहा है 22,500 इनकी लायबिलिटी है आईजीएसटी। अब देखिए इनके पास आईटीसी कितना है, इंटर स्टेट परचेज किया है गुड्स का फ्रॉम XYZ कंपनी रजिस्टर्ड इन पंजाब फॉर रुपीज 40,000। इंटर स्टेट परचेज क्या होगा, तो आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिलेगा तो सबसे तो आईजीएसटी का आईटीसी होगा। और आपको पता है आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, तो आईजीएसटी का आईटीसी कितना है 40,000 इंटू 18%, 40,000 इंटू 18% कितना हुआ बेटा 7,200। ओके अब साहब आईटीसी केवल 7,200 था, आईटीसी आईजीएसटी का लायबिलिटी है 22,500, अभी लायबिलिटी और बची है। अब सर आईजीएसटी का आईटीसी कंज्यूम हो जाए तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी काम आएगा।
ओके और पूरा आईजीएसटी का आईटीसी कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद ही सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी यूज आता है। और सिंस यहाँ पे तो 7200 का ही आईटीसी आईजीएसटी का वो कंज्यूम हो गया। अब साहब सीजीएसटी का आईटीसी कितना है वो देखना है एंड एसजीएसटी का आईटीसी कितना है वो देखना है। यहां लिखा है इंट्रा स्टेट परचेज किया है ऑफ गुड्स फ्रॉम आरा ट्रेडर्स फॉर रुपीज 65,000। तो बेटा सिंस रेट ऑफ जीएसटी सबके लिए कॉमन 18% दे रखा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा तो 99% बेटा। $65,000 इंटू 9% कितना होगा 5850। क्लियर, ये टोटल आईटीसी आ गया इसके पास। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल अबव अमाउंट्स आर विदाउट टैक्सेस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। क्लियर, तो जीएसटी पेबल इन कैश अभी निकल जाएगा। देखो बच्चों ध्यान, टोटल आईटीसी हो गया इनके पास 18,900 का। ये टोटल करेंगे तो आएगा 18,900 आईटीसी हो गया इनके पास। एंड आपको पता है आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा पहले, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, पूरा ही आईटीसी काम आएगा कुल मिला के। 18,900 को यूज करेंगे 22,500 को पे करने के लिए, तो नेट बचेगा 3600 विच इज पेबल इन कैश। क्लियर, तो साहब कैश जो पे करना होगा, क्या पे करना होगा बेटा, लायबिलिटी कौन सी है आईजीएसटी की, तो कैश पेबल विल बी ऑब्वियसली आईजीएसटी पेबल इन कैश विल बी 3600। तो आंसर इज सी आईजीएसटी पेबल 3600। क्लियर बच्चा, डन, पक्का माहौल। ओके सरकार देखो बेटा, आप कोशिश करिएगा एग्जाम्स के अंदर आप रफ में इनका जरूर राइट करें, लिखे क्वेश्चन को और सोल्व करके देखें आंसर कितना रहा। नो डाउट शॉर्टकट में करें, सारे वर्किंग नोट नहीं लिखने हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, पर आपको जरूर रफ में इनका आंसर को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद आंसर लिखना चाहिए। क्योंकि ओएमआर शीट में एक बार मार्क कर दिया अगर आपने, फिर उसको रफ करके चेक करके वापस करेक्ट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, वर्किंग नोट जरूरी नहीं बुक आप फेयर में लिखे, अब रफ में लिखिए इनके वर्किंग नोट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वर्किंग नोट नहीं चाहिए, कोई वर्किंग नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर चाहिए आईजीआई को। तो अब रफ आपका जो नोटबुक होता है जो आपको एग्जाम से मिलता है, उसके किसी भी एक पेज को रफ पेपर या पेज के या कॉपी के एंड में आप ऊपर टॉप पे लिख दीजिए रफ वर्किंग, और उसमें आप रफ में वर्किंग करके इन आंसर को दीजिए, तो आपके थोड़ा कन्वीनियंट होगा आंसर देना। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रदीप ट्रेडर्स registered in Haryana sold goods for rupees 2,05,000 to Balram Private Limited registered in Uttar Pradesh. Okay, GST leviable is 5% on the said goods. 5% GST पे करना होगा इनको. Okay, as per the terms of the sale contract, Pradeep Traders has to deliver the goods at the factory of Balram Private Limited. Okay, अब FOR बेस पे डिलीवरी, FOR मतलब फ्री ऑन रिसीट, मतलब कस्टमर के यहाँ पर डिलीवर करने तक का कॉस्ट होगा किसका, सप्लायर का। मतलब कस्टमर के यहाँ पर डिलीवर करेंगे तब तक का सब सारा खर्चा हमारी वैल्यू का पार्ट बनेगा, ध्यान रखना। ओके, फॉर दिस पर्पज प्रदीप ट्रेडर्स हैज चार्ज्ड फ्रेट ऑफ ₹2400 फ्रॉम बलराम प्राइवेट लिमिटेड। ओके बच्चों, इन्होंने 2,05,000 तो लिया ही लिया है कस्टमर से, उसके अलावा 2400 फ्रेट भी रिकवर किया है बलराम प्राइवेट लिमिटेड से कस्टमर से। और आपको पता है अगर आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई के अलावा कुछ और चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, फ्रेट एटसेट्रा, कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस कस्टमर से रिकवर किए, और वो एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस है विच वाज रिक्वायर्ड टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस। आपका जो गुड्स या सर्विस जो आप सप्लाई कर रहे हो, उसको सप्लाई करने के लिए खर्चा इंकर करना जरूरी था। इस खर्चे के बिना आप सप्लाई पूरा नहीं कर सकते थे, तो ऐसे केस में वो खर्चा जो आपने कस्टमर से रिकवर किया है वो भी वैल्यू का ही पार्ट बनेगा। मतलब वैल्यू जो आपने 2,05,000 चार्ज करी है, इसके अलावा जो 2400 चार्ज किया आपने, हम ही मानेंगे कि टोटल कस्टमर से जो आपने गुड्स का वैल्यू लिया है वो 2,07,400 लिया है। 2,07,400 यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। हम ये मानेंगे गुड्स की वैल्यू ही 2,07,400 थी। GST is leviable at the rate of 12% on freight.
ओके, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। बात करते हैं आगे, रुको। What would be the net GST liability to be paid in cash in this case, assuming that amounts given herein are exclusive taxes? बेटा हम तो ये मानेंगे, ध्यान रखिए कि आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको कोई एक्सपेंस करना था और वो आपने एक्सपेंस इंकर किया है और वो एक्सपेंस इंकर करके आपने कस्टमर से अलग से और रिकवर किया, तो ये मानेंगे कि वो एक्सपेंस जो आपने रिकवर किया कस्टमर से वो वैल्यू सप्लाई का ही पार्ट था। इसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। और कंपोजिट सप्लाई के केस में सारे प्राइसेस ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? प्रिंसिपल एलिमेंट है क्या? सेल ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली फ्रेट चार्ज करना इसका प्रिंसिपल एलिमेंट नहीं है, सेल ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल एलिमेंट और एंटायर ट्रांजैक्शन विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो हम ये मानेंगे कि इसने सेल ऑफ गुड्स किया है जिसकी वैल्यू 2,07,400 थी। अब 2,07,000 गुड्स की वैल्यू थी, गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा? 5%। और सर 2,07,400 इंटू 5%, फ्रेट पे रेट ऑफ टैक्स क्या, उसे कोई कंसर्न नहीं क्योंकि कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल एलिमेंट है उसी का रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है, अदर एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं हम। तो 2,07,400 इंटू 5% आए ना। और साहब ये हरियाणा में है, भाई साहब उत्तर प्रदेश में है, इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है तो आईजीएसटी चार्ज होगा। तो डायरेक्ट 5% आईजीएसटी 10,370 is the liability of IGST and yes, B is the correct answer. IGST 10,370 is the net liability which is payable in cash in this case. और हाँ, यहाँ पे कोई आईटीसी तो इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है कि आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है, तो ऐसे केस में कोई आईटीसी है नहीं, तो जो लायबिलिटी वही पेबल इन कैश है। क्लियर? डन। आओ बच्चों, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये जो पॉइंट है ना क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज प्रैक्टिकल मार्केट में भी सही नहीं कर रही है। देयर आर मेजर इश्यूज इन दिस टॉपिक, पर हाँ आई होप आपको पॉइंट समझ में आया बेटा। गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 8 तरफ बढ़ते हैं हम। प्रेम एंड सन्स, वाओ, प्रेम हुआ और फिर ठीक है, ओके पढ़ो ध्यान से। प्रेम एंड सन्स had taken GST registration on 1st of January but failed to furnish GST returns for the next 6 months. Okay, प्रेम एंड सन्स ने GST रजिस्ट्रेशन लिया 1st जनवरी को but failed to furnish GST returns for next 6 months. Owing to this, the proper officer cancelled its registration on 25th of July. बच्चों 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया? कैंसिल। आपको पता है साहब, डिपार्टमेंट को राइट दे रखा है, प्रॉपर ऑफिसर को राइट दे रखा है कि अगर किसी एसएससी ने कॉन्जिक्यूटिव 8 मंथ तक कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ तक रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइल नहीं किए तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का राइट है डिपार्टमेंट के पास। पर हाँ, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है आप उसको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसने क्या कहा आगे देखते हैं। Owing to this, the proper officer cancelled its registration on 25th July and served the order for cancellation of registration on 31st July. 31st July को order इन्होंने सर्व कर दिया कैंसिलेशन का। Now, Prem and Sons want to revoke the cancellation of registration. Prem and Sons can file an application for revocation of cancellation of registration on or before. अब कैंसिलेशन को रिवोक करवाने के लिए मतलब प्रेम एंड सन्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बोलेंगे साहब प्लीज कैंसिलेशन के ऑर्डर को रिवोक कर दो, मतलब प्लीज जो आपने ऑर्डर पास किया है उसको विड्रॉ कर लो और हमारा रजिस्ट्रेशन वापस से रिवाइव कर दीजिए। तो इन्होंने पूछा है कि वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन कब तक फाइल कर सकते हैं। प्रेम एंड सन्स कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर विच डेट। साहब आपको पता है आपने पढ़ा होगा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। और 30 दिन कब से? जिस दिन उसने ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है। अब 31 जुलाई को इन्होंने कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया आपको बेटा, सर्व दी ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर आपको कम्युनिकेट हुआ है, सर्व हुआ है, मतलब रिसीव हुआ है, जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ? 31 जुलाई को। वहां से 30 दिन काउंट करेंगे। तो 31 जुलाई से एक दिन कब पूरा होगा बेटा? 1 अगस्त को। क्लियर? 2 दिन 2 अगस्त को। सेम वे 30 डेज कब कंप्लीट होगा बेटा? 30 अगस्त को। सो 30 अगस्त ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑन और बिफोर 30 अगस्त, ऑन और बिफोर 30 अगस्त प्रेम एंड सन्स को कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी साहब। तो ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर? डन बेटा। इस तरह के क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इवन अ सिंगल लाइन ऑफ द पेपर। आप बेटा
बुक में जब पढ़ते हो तो कई बार प्रोसीजरल पार्ट को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, हम नंबर ऑफ डेज को, टाइम लिमिट को ध्यान नहीं रखते हैं, वहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन में गलती होने के चांस पूरे हैं। सो आई थिंक आपको वो पॉइंट्स भी सारे अच्छे से पढ़ने चाहिए, अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, सो दैट इस तरह की गलती एग्जाम में नहीं हो। डेज के पॉइंट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बेटा। ओके, आइए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए। जी हाँ, हम 2 पार्ट में इस आरटीपी को रिकॉर्ड करके देंगे आपको। फर्स्ट पार्ट में हम सब डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए साहब, एमसीक्यू के 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, XX रजिस्टर्ड इन दिल्ली, परचेज्ड बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। ओके, बुक्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जो बुक सेल हम करते हैं दोस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। XX arrange the payment, arrange the transport of these books from a goods transport agency which charged a freight of rupees 9,000 for the same. Okay, XX रजिस्टर्ड दिल्ली में, इन्होंने क्या किया साहब, बुक्स मंगाई पीसी ट्रेडर से जो कहा है यूपी उत्तर प्रदेश में, बुक्स एग्जम्प्ट जीएसटी से। XX ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ बुक्स अरेंज करवाया थ्रू अ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसने फ्रेट चार्ज किया 9,000 रुपये बेटा। जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑन सच जीटीए सर्विसेज। और हाँ, आपको पता है जीटीए सर्विस पे 5% टैक्स अगर होता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और रेसिपेंट जो XX है इस केस में वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, क्योंकि 5% टैक्स अगर जीटीए ने ऑप्ट किया है, मतलब रेसिपेंट टैक्स पे करेगा अगर वो रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड है साहब, इसने लिखा है रजिस्टर्ड इन दिल्ली। रेसिपेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है तो ऐसे केस में 5% अगर टैक्स का ऑप्शन लिया है जीटीए ने तो रेसिपेंट टैक्स पे करता है, और अगर 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया होता है जीटीए ने तो फॉरवर्ड चार्ज लगता है, और वहां पे ट्रांसपोर्टर जीटीए खुद लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। पर सिंस क्वेश्चन ने खुद ने ही इंफॉर्मेशन दे दी बेटा कि जीटीए 5% टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑन सच जीटीए सर्विसेज, मतलब रेसिपेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो वो टैक्स पे करेगा, और रेसिपेंट जो XX है XX वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 5% से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द गिवन कंटेक्स्ट। अच्छा ध्यान रखिए बेटा, बुक्स एग्जम्प्ट है पर उसका ट्रांसपोर्ट का एग्जम्प्ट है क्या? मेगा एग्जम्पशन लिस्ट जो आपने पूरा पढ़ा होगा, एग्जम्पशन लिस्ट, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कई सारी सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया है, कई सारे गुड्स के ट्रांसपोर्ट को भी माफ किया है, पर बुक्स के ट्रांसपोर्टेशन को कहीं एग्जम्प्ट नहीं किया है। न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड विद द न्यूज रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर के ट्रांसपोर्ट को एग्जम्प्ट किया, पर बुक्स के ट्रांसपोर्ट को कहीं एग्जम्प्ट नहीं सुना होगा आपने। तो बुक्स के ट्रांसपोर्ट के फ्रेट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में XX को। देखते हैं क्या स्टेटमेंट दी है और कौन सा करेक्ट है इसमें से। ए बोलता है क्या, जीएसटी ऑफ रुपीज 450, मतलब 9,000 का 5% 450 इज पेबल बाय XX ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। बिल्कुल सही लग रहा है सर, पर मैं चाहूंगा आप बी सी और डी भी एक बार पढ़ लीजिए सो दैट सेटिस्फेक्शन रहता है कि पता है कई बार एग्जाम में ये भी होता है आंसर कि होता है इन पॉइंट्स में से तीन पॉइंट सही हो, ए बी और सी तीनों सही है। तो कई बार क्या होता है, आपको जो ऑप्शन देगा एग्जाम उसमें बोलेगा 1, 2 and 3 करेक्ट, या ओनली 1 करेक्ट, या 2 करेक्ट, इस तरह के ऑप्शन भी आते हैं, इसलिए आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस इज अ कंपोजिट सप्लाई wherein supply of goods is the principal supply and since principal supply is an exempt supply no tax is payable on freight। बेटा ये कंपोजिट सप्लाई कब होता है, जब पीसी ट्रेडर जो सप्लायर था जो यूपी में रजिस्टर्ड है, अगर वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करके हमारे यहाँ भेज रहा होता और वो भी फ्रेट का एक्सपेंस इंकर करता और वो उसी के कॉस्ट का पार्ट अगर होता तो वो कंपोजिट सप्लाई की बात आती। यहाँ पे तो साहब XX ने खुद ने ही अरेंज किया है ट्रांसपोर्ट, है ना बेटा, इसलिए ऐसे केस में वो कोई कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो बी तो गलत है साहब, सरासर गलत है। सी, सिंस exempt goods are being transported services provided by GTA for transporting the same is also exempt, गलत। अरे कहाँ लिखा है कि अगर गुड्स एग्जम्प्ट है तो उसका ट्रांसपोर्ट भी एग्जम्प्ट होगा, कहीं नहीं लिखा है, कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं, ऐसा कहीं एग्जम्पशन नहीं दिया। एंड लास्ट, जीएसटी रुपीज 450 इज पेबल बाय जीटीए, नो भाई नो, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है 5% अगर जीएसटी लगता है जीएसटी जीटीए पे तो रेसिपेंट टैक्स पे करता है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। तो साहब कुल मिला के ए इज द करेक्ट आंसर और माहौल क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, आरटीपी ICAI नवंबर 2020 एग्जाम्स, इंटरमीडिएट
देखो बच्चों ध्यान से, कलीम एंड एसोसिएट्स made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. Okay, its application for cancellation of GST. देखो बेटा, कलीम एंड एसोसिएट ने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन किया कब, मार्च, ड्यू टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस. Its application for cancellation of the GST registration was approved on 14 September. Okay, अब कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, 14 सितंबर को इनका कैंसिलेशन का एप्लीकेशन अप्रूव हो गया. ओके, इन द गिवन केस कलीम एंड एसोसिएट्स इज, अच्छा, रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न कब फाइल करना है. ओके, प्रोविजन इज रिगार्डिंग फाइनल रिटर्न. देखो सब में फाइनल रिटर्न की बात करिए, तो पहले मैं आपके लिए प्रोविजन रिपीट कर देता हूं कि फाइनल रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है बेटा. जब भी कोई एसएससी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करता है, कैंसिल कराता है, या उसका रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल होता है, तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज लेटर, उसके 3 महीने के अंदर अंदर, कितना महीना, 3 महीना क्लियर के अंदर अंदर उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है. कब से, जिस दिन उसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया या जिस दिन ऑर्डर हुआ है ना, विच एवर इज लेटर. तो यहाँ पे अप्लाई उसने मार्च में किया हो भले, एंड सर ध्यान रखिएगा उसका एप्लीकेशन अप्रूव कब हुआ है, 14 सितंबर, मतलब अप्रूव हो गया, मतलब ऑर्डर हो गया सब. तो 14 सितंबर से 3 महीने के अंदर he will have to apply for he will have to file a final return. तो 3 महीने, तो 14, सर ध्यान रखिएगा 14 सितंबर से 3 महीने हम काउंट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट मंथ भाई 15 सितंबर से एक महीना काउंट करेंगे हम, तो 14th ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ नवंबर एंड 14th ऑफ दिसंबर. तो 14 दिसंबर विल बी द लास्ट डेट. ध्यान रखिए बेटा, यहाँ लिखा है नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, फाइनल रिटर्न गलत, रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन बिफोर 30 सितंबर गलत, यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन बिफोर 13 दिसंबर, और यहाँ पे डी में लिखा है रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर 14 दिसंबर. देखो बेटा यहाँ पे एक दिन का एरर बहुत सारे बच्चे करते हैं. आईसीएआई ने बहुत स्मार्टली एक क्वेश्चन पूछा, उनको पता है बहुत सारे बच्चे एक दिन की कैलकुलेशन करने में गलती करेंगे. डी इज द करेक्ट आंसर. ध्यान रखिए यहाँ पे एक महीना, बच्चा 14 सितंबर को तो उसका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है, तो उसका नेक्स्ट डे से 1 मंथ काउंट होगा ना बेटा, उसके बाद 2 मंथ और 3 मंथ, मतलब नेक्स्ट डे से आपको 3 महीने काउंट करने हैं. तो साहब 15 सितंबर से 3 महीने काउंट होंगे और 14th ऑफ दिसंबर को लास्ट डेट होगा जब तक उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा. आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. माहौल बेटा क्लियर, डन. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे. आप सीए इंटरमीडिएट में जितने भी स्टूडेंट्स हो, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए बेटा. क्लियर बेटा, ध्यान रखिए ये सिंपल क्वेश्चन है आईसीआई की तरफ से, कि इस तरह के क्वेश्चंस हम एग्जाम से पूछ सकते हैं. ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए. जी हाँ, 5 क्वेश्चंस अभी बाकी है हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. मिलते हैं ब्रेक के बाद और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो 5 क्वेश्चंस के बारे में बेटा. ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. ऑल दी वेरी बेस्ट, इनको रिवाइज करिए. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय. बाय होने का मन ही नहीं कर रहा है बेटा.